हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। आज आपका नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, दैट इज़ हाइड्रोलॉजी। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका ये सिविल इंजीनियरिंग का, जो कि सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारे ही टॉपिक्स इसके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर। हाइड्रोलॉजी क्या होता है? ये मिलकर बना होता है हाइड्रो प्लस लॉजी। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर और लॉजी मीन्स होता है स्टडी। यानी कि हाइड्रोलॉजी वो वाटर की साइंस है या वो वाटर की स्टडी है जो कि डील करती है वाटर की अकरेंस को। वाटर कैसे अकर हो रहा है, कैसे फॉर्म हो रहा है, वाटर का सर्कुलेशन कैसे हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, या तो सरफेस पर या एटमॉस्फेयर पर। तो वो स्टडी कहलाती है हाइड्रोलॉजी। नेक्स्ट टर्म आता है हाइड्रोलॉजिक साइकिल। हाइड्रोलॉजिक साइकिल का मतलब है कि जब वाटर एक फेज से दूसरे फेज में मूव करता है डिफरेंट रेसिडेंस टाइम में एक फेज में, तो वो कहलाती है साइकिल हाइड्रोलॉजिक साइकिल। क्लियर है? जैसे कि सपोज ये जो है एक कोई लैंड है, तो अगर आप बात कर रहे हैं इस टाइप की लैंड है यहाँ पे, तो फाइनली ये कोई यहाँ पे वाटर टेबल है। क्लियर है? तो ये वाटर हो गया। ये सपोज आपका है ओशियन और यहाँ पे ये कोई वाटर बॉडी है। तो क्या होता है कि जब सन का टेम्परेचर, सन की वजह से टेम्परेचर इनका राइज करता है, तो फाइनली ये वाटर क्या होते हैं? इवेपोरेट होते हैं। इवेपोरेशन का मतलब है कि वाटर का वेपर में कन्वर्ट हो जाना और क्लाउड्स बन जाना। क्लियर है? तो वाटर जब वेपर में कन्वर्ट होते हैं, गैस बन जाते हैं, तो ओवर क्लाउड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ये वाटर इनका इवेपोरेशन हो गया। क्लियर है? इवेपोरेशन हुआ इन वाटर का, उसके बाद ये ऊपर गए तो फाइनली क्लाउड्स बन गए, जिसकी वजह से जब क्लाउड्स आपस में सैचुरेटेड हो गए तो फाइनली प्रेसिपिटेशन हो गया। तो जब प्रेसिपिटेशन हुआ, प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल हुई, तो फाइनली क्या होगा? कुछ वाटर यहाँ पे सरफेस पे फ्लो होने लगेगा, कुछ वाटर अंदर ग्राउंड में चला जाएगा जिसको आप ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो जो वाटर सरफेस पे फ्लो हो रहा है इसको आप कहते हैं रन ऑफ। क्लियर है? तो अगर आप बात करें लैंड की, तो आप देख रहे हैं कि पहले क्या हुआ, इस फेज से इवेपोरेशन हुआ, दूसरे फेज में गया, फिर फाइनली वहाँ से प्रेसिपिटेशन हो गया, फिर लैंड में वाटर आ गया, फिर लैंड से फिर सी में चला गया। तो जब वाटर एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट होता रहता है तो उस साइकिल को कहते हैं हाइड्रोलॉजिक साइकिल। अगर आप ओशियन की बात करें तो ओशियन में आप देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। एक तो प्रेसिपिटेशन आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है? रन ऑफ। क्लियर है? तो अगर आप इसमें इनकमिंग देखें तो क्या है? प्रेसिपिटेशन प्लस रन ऑफ। लेकिन यहाँ से जा क्या रहा है? वाटर कम हो रहा है, किसकी वजह से? इवेपोरेशन की वजह से। तो जा क्या रहा है? इवेपोरेशन। वही अगर आप लैंड मास की बात करें, लैंड की बात करें, तो लैंड में क्या आ रहा है? सिर्फ प्रेसिपिटेशन ही आ रहा है, लेकिन यहाँ से जा क्या रहा है? एक तो रन ऑफ जा रहा है, दूसरा यहाँ से क्या जा रहा है? इवेपोरेशन। जो भी वाटर है इसका इवेपोरेशन हो रहा है, यानी इवेपोरेशन प्लस रन ऑफ। तो अगर आप ओशियन की बात करें तो इतना ओवरऑल टोटल वाटर आ रहा है, तो इसमें से इतना इवेपोरेट हो रहा है। तो फाइनली अगर ओशियन में बात करें तो इवेपोरेशन की वैल्यू किससे ज़्यादा होगी? प्रेसिपिटेशन से। लेकिन यहाँ पे बात करें तो ये सिंगल आ रहा है और इन दोनों के कंबाइंड फॉर्म में जा रहा है, तो फाइनली यहाँ पर क्या होगा? प्रेसिपिटेशन क्या होगा? इवेपोरेशन से ज़्यादा होगा। तो ओशियन में इवेपोरेशन प्रेसिपिटेशन से ज़्यादा होता है और लैंड मास में प्रेसिपिटेशन जो है वो इवेपोरेशन से ज़्यादा होता है। देख लीजिए कि ओवर द ओशियन सरफेस इवेपोरेशन इज ग्रेटर देन प्रेसिपिटेशन, अप्रॉक्स 9% होता है। जबकि लैंड मास की बात करें तो इसमें प्रेसिपिटेशन जो है वो इवेपोरेशन से ज़्यादा होता है। क्लियर है? सन जो है ये एनर्जी का सोर्स है जो कि हाइड्रोलॉजिक साइकिल को कंटिन्यू करता है। व्हाट इज़ हाइड्रोलॉजिक साइकिल? तो हाइड्रोलॉजिक साइकिल क्या है कि जब प्रोसेस इन्वॉल्व इन ट्रांसफ़र ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सी टू लैंड, खाली सी से लैंड में जाना, मॉइस्चर का ट्रांसफ़र होना सी से लैंड में, ये हाइड्रोलॉजिक साइकिल कहलाती है? नहीं, प्रोसेस इन्वॉल्व इन द ट्रांसफ़र ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सी एंड बैक टू सी अगेन, यानी सी से मॉइस्चर का ट्रांसफ़र हुआ फिर से सी में आ गया, या वो प्रोसेस कहलाता है वाटर का कि जो स्नो मेल्ट होती है, बर्फ़ पिघलती है पहाड़ों पे, उसका जो ट्रांसफ़र है वो हाइड्रोलॉजिक साइकिल कहलाता है।
या जो प्रोसेस इन्वॉल्व इन ट्रांसफ़र ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सी टू लैंड, पहले समुद्र से लैंड में गया वाटर, उसके बाद फिर से वापस सी अगेन में आ गया, यानी कि पहले सी से वाटर इवेपोरेट हुआ, फिर प्रेसिपिटेशन हुआ, लैंड पे आया, फिर लैंड से वो वाटर रन ऑफ या ग्राउंड वाटर की फॉर्म में समुद्र में आ गया। तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है हाइड्रोलॉजिक साइकिल। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब एक टर्म आता है रेसिडेंस टाइम। तो रेसिडेंस टाइम को डिनोट करते हैं TR से। तो ये वो टाइम है टेकन बाई अ वाटर पार्टिकल इन क्रॉसिंग वन पर्टिकुलर फेज ऑफ द हाइड्रोलॉजिक साइकिल, यानी कि हाइड्रोलॉजिक साइकिल का एक पर्टिकुलर फेज में वाटर पार्टिकल का क्रॉस करना जो है वो टाइम कहलाता है रेसिडेंस टाइम। मतलब क्या है कि लैंड में कितना टाइम तक, अगर लैंड की बात करें तो एक फेज में कितने टाइम तक वो वाटर रहा, क्लियर है, तो वो टाइम आपका कहलाएगा रेसिडेंस टाइम। तो रेसिडेंस टाइम निकालते कैसे हैं कि कितना वाटर उस फेज में कलेक्ट हुआ अपॉन डिस्चार्ज कितना था, उसको अगर डिवाइड कर देंगे तो आपको रेसिडेंस टाइम मिल जाएगा। नेक्स्ट टर्म आता है कैचमेंट एरिया। तो कैचमेंट एरिया क्या होता है कि सपोज ये है लैंड, यानी कि अगर जो प्रेसिपिटेशन हुआ यानी रेनफॉल हुई तो रेनफॉल कुछ वाटर इधर चला जाएगा और कुछ वाटर जो है वो इधर चला जाएगा, दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। तो जिधर से यानी कि वो पर्टिकुलर एरिया जो वाटर को एक डायरेक्शन में कैच करता है वो एरिया आपका कहलाता है कैचमेंट एरिया। क्लियर है। तो कैचमेंट एरिया क्या है, जो वो एरिया जो वाटर को एक डायरेक्शन में कैच कर रहा है, इधर दूसरा वाटर चला गया, इधर दूसरा कैचमेंट एरिया बन जाएगा। तो द एरिया ड्रेनिंग इनटू अ रिवर और स्ट्रीम, यानी वो एरिया जिसमें वाटर ड्रेन हो रहा है एट पर्टिकुलर लोकेशन पे, यानी कि ऑन दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम एट दैट गिवन लोकेशन। तो वो वाटर जो वो एरिया जो पर्टिकुलर वाटर को उस एरिया में कैच कर रहा है वो एरिया कहलाता है कैचमेंट एरिया। अब ये देखिए कि सपोज एक ये लाइन है, यानी कि कुछ वाटर इधर चला गया, कुछ वाटर इधर चला गया, तो ये जो लाइन डिवाइड कर रही है दोनों वाटर को, यानी एक कैचमेंट एरिया को दूसरे कैचमेंट एरिया से जो डिवाइड करती है लाइन, उसको कहते हैं रिज। क्लियर है। या इसको वाटर डिवाइड भी बोलते हैं या आप सिंपली डिवाइड भी कह सकते हैं। क्लियर है। तो रिज क्या होता है, ये वो लाइन है जो डिवाइड करती है वन कैचमेंट एरिया को उसके नेबरिंग कैचमेंट एरिया से, तो इसको कहते हैं वाटर डिवाइड या रिज। अब आती है वाटर बजट इक्वेशन। तो वाटर बजट इक्वेशन क्या होती है कि वाटर का बजट अगर आप देखें इक्वेशन की थ्रू, तो इसका मतलब है कि ये बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे, कि जो मास है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो सपोज कितना मास इनफ्लो हुआ, यानी कितना मास वाटर का आया, उसमें से कितना चला गया, तो अगर आप माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, जितना स्टोर हो चुका होगा, चेंज इन स्टोरेज। तो ये इक्वेशन कहलाती है वाटर बजट इक्वेशन, यानी कि मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज। इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लीजिए कि अ लेक हैज़ अ वाटर सरफेस एलिवेशन 103.2 मीटर अबव डेटम। लेक हैज़ अ वाटर सरफेस एलिवेशन गिवन है 103.2 मीटर, और उस मंथ में जो लेक है उसने एक एवरेज इनफ्लो रिसीव किया है 6 क्यूमेक का, यानी 6 क्यूमेक, क्यूमेक मतलब होता है क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इतना इनफ्लो आया और उसी सेम पीरियड में आउटफ्लो हो गया लेक का कितने क्यूमेक, 6.5 क्यूमेक का। तो इन दैट मंथ तो लेक ने एक रेनफॉल भी रिसीव करी 145 mm की, और इवेपोरेशन हो गया लेक सरफेस से जो कि 6.1 सेंटीमीटर का था। यूजिंग दी वाटर बजट इक्वेशन, वाटर बजट इक्वेशन का यूज़ करना है फॉर लेक के लिए। कैलकुलेटेड दी वाटर सरफेस एलिवेशन ऑफ द लेक एट द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी कैलकुलेट करना है आपको वाटर सरफेस एलिवेशन उस मंथ का। सरफेस एरिया लेक का गिवन है 5000 हेक्टेयर। तो सबसे पहले आपने देखा कि सपोज़ ये लेक है, इसका एलिवेशन कितना है, सपोज़ ये डेटम लाइन हो गई, डेटम मतलब वो फिक्स लाइन जहाँ से आप मेज़र करते हो एलिवेशन। तो ओवरऑल ये एलिवेशन कितना है 103.2 मीटर। क्लियर है। अब इसमें देखा कि इनफ्लो कितना हुआ 6 क्यूमेक का, यानी 6 मीटर क्यूब
पर सेकेंड वाटर आया, जिसमें से 6.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड वाटर निकल गया। क्लियर है। कुछ रेनफॉल हुई, यानी रेनफॉल इनकमिंग है कितनी 145 mm की, और उसमें से कुछ वाटर इवेपोरेशन हो गया लेक का कितना 6.1 सेंटीमीटर। तो अब आपको बताना है कि ओवरऑल वाटर सरफेस का एलिवेशन कितना है लेक में। एरिया आपको गिवन है, तो आप वाटर बजट इक्वेशन लगा लेंगे। वाटर बजट इक्वेशन क्या होती है, मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज। क्लियर है, कितना चेंज हुआ। तो आपको पता है कि इनफ्लो कितना हुआ। अगर आप इनफ्लो कैलकुलेट करते हैं, सपोज आई डिनोट कर दिया इनफ्लो को, तो अगर आप इनफ्लो निकालें तो आपको पता है एक 6 मीटर क्यूब पर सेकंड का एक इनफ्लो हुआ, यानी कि 6 मीटर क्यूब पर सेकंड वाटर आया। तो अगर आपको पता है 6 मीटर क्यूब पर सेकंड है, आपको तो एलिवेशन बताना है, यानी कि मीटर में लेक का एलिवेशन बताना है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 1 सेकंड में इतने मीटर क्यूब वाटर आया। क्लियर है। आपको किस में निकालना है, 1 मंथ में। तो आपको पता है कि 1 मंथ में निकालना है, तो ओवरऑल डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि इसमें आपको 1 मंथ में चाहिए, तो 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, और एक डे में अगर आप देखें 24 आवर्स, और इसको सेकंड में कन्वर्ट करें तो 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। क्लियर है। तो ये किस में आ गया, मीटर क्यूब में। अगर आप इसको एरिया से डिवाइड कर दें, 5000 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर होता है 10⁴ मीटर स्क्वायर। तो अब ये वैल्यू आपकी किस में आ गई, मीटर में आ गई। प्लस और कितना इनफ्लो हुआ, 145 mm की रेनफॉल हुई, यानी इतना वाटर और आया। अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14.5 सेंटीमीटर। तो प्लस 14.5, तो ओवरऑल टोटल इनफ्लो आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने देखा कि रेनफॉल जो है वो 145 mm है, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करिए, क्योंकि ये यूनिट भी मीटर में है, तो 0.145 मीटर आ जाएगा। तो ओवरऑल जब आप सम करेंगे तो आपको टोटल इन्फो मिल जाएगा 0.456 मीटर। अब आपको टोटल आउटफ्लो निकालना है, तो टोटल आउटफ्लो कितना होगा, कितना वाटर गया 6.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये तो 1 सेकेंड में है, 1 मंथ में निकालना है, तो कितना होगा, इसको कन्वर्ट कर दीजिए ओवरऑल सेकेंड में, डिवाइडेड बाई, अगर आप एरिया से डिवाइड करेंगे, एरिया कितना है 5000 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 10⁴ मीटर स्क्वायर होता है। तो आप जो है ओवरऑल आपको ये मीटर में मिल गया। प्लस और क्या आउटफ्लो हुआ, यानी कि 6.1 सेंटीमीटर की इवेपोरेशन हो गया। तो जब 6.1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.061 मीटर आ जाएगा। तो टोटल आउटफ्लो की अगर आप बात करें तो 0.398 मीटर टोटल आउटफ्लो हो गया। क्लियर है। अब आपको वाटर सरफेस एलिवेशन चाहिए, तो वाटर सरफेस एलिवेशन क्या हो जाएगा, तो वाटर सरफेस एलिवेशन में आपको ये देखना है कि ओरिजिनल एलिवेशन कितना था 103.2 मीटर, इसमें से कितना इनफ्लो हो गया, यानी 0.456, इतना लेवल और बढ़ गया, लेकिन इसमें से इतना आउटफ्लो हो गया, तो ये माइनस कर देंगे 0.398, इतना मीटर डेप्थ और कम हो गई। क्लियर है। तो टोटल एलिवेशन कितना हो गया 103.259 मीटर। तो आपका जो वाटर सरफेस एलिवेशन है वो आपको इतना मिल जाएगा। बस आपको इन वाटर बजट इक्वेशन लगानी है कि टोटल कितना इनफ्लो हुआ, उसमें से कितना आउटफ्लो हो गया, तो फाइनल एलिवेशन कितना बचा, यानी जितना स्टोरेज होगा उतना एलिवेशन बढ़ जाएगा। तो आपने देख लिया पहले से एलिवेशन इतना था, इतना वाटर, इतने मीटर वाटर और आ गया, जिसमें से इतने मीटर वाटर चला गया, तो फाइनल एलिवेशन कितना बचा 103.259। नेक्स्ट टर्म आता है प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि ये डिनोट करता है ऑल फॉर्म्स ऑफ मॉइस्चर, यानी मॉइस्चर की सारी फॉर्म को जो कि रीच करती है, पहुंचती है अर्थ सरफेस पे एटमॉस्फेयर से। तो एटमॉस्फेयर से अर्थ सरफेस पे जितना मॉइस्चर की फॉर्म पहुंच रही है वो सब क्या कहला रहा है, प्रेसिपिटेशन। डिफरेंट फॉर्म्स हैं प्रेसिपिटेशन के, जैसे कि पहली है रेनफॉल। क्लियर है। तो ये क्या होता है, प्रिंसिपल मोड होता है प्रेसिपिटेशन का इंडिया में, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन की फॉर्म क्या है, रेनफॉल। तो ये डिनोट करती है कि वो वाटर साइज़, यानी वाटर ड्रॉपलेट, यानी बूंदों की फॉर्म में जब रेनफॉल होती है, तो अगर उसका साइज़ 0.5 से 6 mm के बीच में है
तो वो आपकी क्या कहलाएगी, रेनफॉल। और इसको इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल के टर्म में भी क्लासीफाई करते हैं कि अगर इंटेंसिटी रेनफॉल की 0 से 2.5 mm पर आवर है तो इस टाइप की रेन कहलाएगी लाइट रेन। अगर 2.5 से 7.5 mm पर आवर है तो इस टाइप की रेन कहलाएगी मीडियम या मॉडरेट रेन। क्लियर है, यहाँ पे मॉडरेट लिखते हैं, मीडियम या मॉडरेट रेन। अगर ग्रेटर देन 7.5 mm पर आवर है तो इस टाइप की रेन कहलाएगी हैवी रेन। तो इंडिया में जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो एवरी डे 8:30 बजे मॉर्निंग में कलेक्ट करते हैं। तो इफ़ रेनफॉल ऑन अ पर्टिकुलर डे, अगर किसी पर्टिकुलर डे की बात करें तो उसमें रेनफॉल 2.5 mm से ज़्यादा है उस दिन, तो उस दिन को आप डिक्लेयर कर देते हैं रेनी डे। क्लियर है। नेक्स्ट आती है प्रेसिपिटेशन की फॉर्म स्नो। स्नो क्या होता है कि ये आइस के क्रिस्टल्स होते हैं जिसकी डेंसिटी 0.1 ग्राम पर सीसी होती है। तो इस टाइप की जो रेनफॉल है, इस टाइप का जो प्रेसिपिटेशन है उसको आप स्नो बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है ड्रिजल। ड्रिजल मतलब होता है फुहार, जो फुहार गिरती है बारिश में उसको आप कहते हैं ड्रिजल। तो ये एरिया जो है ये क्या है, दिस इज फाइन ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। ड्रिजल जो है वो वाटर की फाइन फॉर्म्स कहलाती है। दीज आर फाइन ड्रॉपलेट ऑफ वाटर जिसका साइज़ जो है वो 0.5 mm से कम होता है। यानी अगर वाटर ड्रॉपलेट का साइज़ 0.5 mm से कम है तो ड्रिजल कहलाएगा, और 0.5 से 6 mm है तो वो रेन कहलाएगा। क्लियर है। और जो इंटेंसिटी होती है ड्रिजल की वो लेस देन 1 mm पर आवर होती है। नेक्स्ट फॉर्म आती है प्रेसिपिटेशन की, दैट इज़ ग्लेज, जिसको ग्लेज कहते हैं। ग्लेज का मतलब है कि जब वाटर की जो ड्रॉपलेट है अगर वो कोल्ड ग्राउंड सरफेस के कांटेक्ट में जैसे ही आती है, कोल्ड ग्राउंड सरफेस का मतलब है कि अप्रॉक्सीमेट जो टेम्परेचर है ग्राउंड का अगर वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वाटर जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड ग्राउंड सरफेस के कांटेक्ट में आई वैसे ही वो आइस में कन्वर्ट हो गई, तो वो कहलाती है ग्लेज। क्लियर है। वो वाटर की ड्रॉपलेट को आप ग्लेज कहेंगे। स्लीट क्या होता है कि स्लीट जो है फ्रोजन रेन ड्रॉप्स होती हैं ट्रांसपेरेंट नेचर की। इस टाइप की रेन ड्रॉप होगी जो ऊपर से फ्रोजन होगी हल्की, तो आप उसमें ट्रांसपेरेंट नेचर होगा यानी आर पार देख सकते हैं, तो वो कहलाती है स्लीट। हेल क्या होता है कि ये लम्प्स ऑफ आइस हैं, आइस के लम्प्स हैं यानी मोटे मोटे पार्टिकल। लम्प्स मतलब होता है गांठें, यानी कि आइस के जो पार्टिकल्स हैं आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं जिसका साइज़ ग्रेटर देन 8 mm, यानी 8 mm से अगर ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगा, हेल। लेकिन WMO ने स्पेसिफिकेशन दिया है। WMO का मतलब है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ स्पेसिफिकेशन दिया है कि जो आइस के वो लम्प्स जिसका साइज़ 5 mm से ज़्यादा है तो वो तो कहलाएगा हेल, और अगर 5 mm से कम है तो वो आपका कहलाएगा ग्रोपेल। क्लियर है। तो ये जो है WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ अपने स्पेसिफिकेशन अलग से दिए हैं कि अगर लेस देन 5 mm है तो उसको आप ग्रोपेल कहेंगे। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। कुछ प्रेसिपिटेशंस के डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि सपोज़ ये लो प्रेशर रीजन है। क्लियर है। तो लो प्रेशर रीजन से जब हैवी एयर मास जो है कलेक्ट होता है और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है, तो यहाँ पे क्या है, ऊपर हाई प्रेशर रीजन है। तो अगर लो प्रेशर रीजन से हाई प्रेशर रीजन में हैवी एयर मास कलेक्ट होके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जिसकी वजह से क्लाउड्स बन जाते हैं, फाइनल प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो इस टाइप का प्रेसिपिटेशन साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन कहलाता है, और ये जो बनते हैं इनको कहते हैं साइक्लोन्स। क्लियर है। ये साइक्लोन्स कहलाते हैं। तो इन लो प्रेशर रीजन हैवी एयर मास कलेक्टेड एंड मूव्स अपवर्ड, और अपवर्ड चला गया, क्लाउड्स बन गया जिसके थ्रू प्रेसिपिटेशन हुआ। तो इस टाइप का प्रेसिपिटेशन साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन कहलाता है। नेक्स्ट है फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। फ्रंटल प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि सपोज ये आपका कोई कोल्डर एयर मास है, कोल्डर एयर मास है, तो अगर वार्मर एयर मास जो है यानी कि गर्म जो एयर मास होगा
वो अगर कोल्डर एयर मास से स्ट्राइक करके अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है और अपवर्ड डायरेक्शन में एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, क्लाउड्स बन जाएंगे जिसके थ्रू प्रेसिपिटेशन होगा। तो इस टाइप का प्रेसिपिटेशन फ्रंटल प्रेसिपिटेशन कहलाता है। जैसे कि वार्मर एयर मास अटैक विथ कोल्डर एयर मास एंड मूव्स अपवर्ड। क्लियर है। नेक्स्ट इज ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। इंडिया में मोस्टली जो प्रेसिपिटेशन होता है वो ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि जो एयर है, मॉइस्ट एयर जो होती है, वो आपकी घाट हो गए, हिमालय हो गए, हिल हो गई, इनसे जब स्ट्राइक करती है और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाती है, जैसे कि ये सपोज ये माउंट्स वगैरह हो गए, हिमालयाज हो गए, तो जब कोल्डर एयर मास इससे स्ट्राइक करके अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाती है और जिसके थ्रू प्रेसिपिटेशन होता है, तो इस टाइप का प्रेसिपिटेशन आपका कहलाता है ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, डायरेक्शन पूछ लेते हैं साइक्लोन की। तो अगर आप बात करते हैं, सपोज ये नॉर्दर्न हेमीस्फीयर है और ये सदर्न हेमीस्फीयर है, तो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर की बात करेंगे, सॉरी इसी में लिख दिया है कि नॉर्दर्न हेमीस्फीयर की अगर आप बात करते हैं तो ओवरऑल साइक्लोन की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। वही सदर्न हेमीस्फीयर में बात करेंगे तो साइक्लोन की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। तो अगर नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है हैवी एयर मास और सदर्न हेमीस्फीयर में अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये क्या कहलाएंगे, साइक्लोन्स। वही अगर नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है और सदर्न हेमीस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है एयर मास का, तो ये क्या कहलाते हैं, एंटी साइक्लोन। तो इनकी डायरेक्शंस जो हैं आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है टर्म एवरेज एनुअल रेनफॉल। तो वो रेनफॉल, द अमाउंट ऑफ रेन कलेक्टेड बाय अ रेन गेज, जिसमें आप रेन कलेक्ट करते हो उसको रेन गेज कहते हैं। तो जो अमाउंट कलेक्ट हो रहा है रेन का रेन गेज में लास्ट 24 आवर्स में, यानी एक दिन में जो है लास्ट डे पे अगर जो कलेक्ट कर रहे हो उसको क्या कह रहे हैं, डेली रेनफॉल। और जो अमाउंट जो है रेन का एक साल में कलेक्ट हो रहा है उसको आप कहते हैं एनुअल रेनफॉल। तो अगर एवरेज एनुअल रेनफॉल क्या होती है, वो एवरेज होता है एनुअल रेनफॉल का फॉर अ पीरियड ऑफ 35 ईयर्स। मतलब एनुअल रेनफॉल को अगर आप 35 ईयर्स के पीरियड में जो रेनफॉल हुई है उसका अगर आप एवरेज ले लें तो जो आपको वैल्यू मिलती है उसको कहते हैं एवरेज एनुअल रेनफॉल। यानी कि एवरेज एनुअल रेनफॉल कितने साल का रिकॉर्ड है, 35 ईयर्स का डेटा है जिसका आप एवरेज ले लेते हैं एनुअल रेनफॉल का, और आपको एवरेज एनुअल रेनफॉल मिल जाता है। नेक्स्ट टर्म आता है इंडेक्स ऑफ वेटनेस, यानी कि एवरेज एनुअल रेनफॉल के थ्रू आप बता सकते हैं, इंडेक्स ऑफ वेटनेस को डिफाइन कर सकते हैं। ये क्या होता है, दिस इज़ यूज टू फाइंड द वेरिएशन इन रेनफॉल फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। कितना वेरिएशन हुआ, जब आपने 35 साल के एनुअल डेटा का रिकॉर्ड लिया है तो आपको उसके थ्रू आप कंपेयर कर सकते हैं कि इस साल कम बारिश हुई है, ज़्यादा हुई। जैसे कि इंडेक्स ऑफ वेटनेस, इंडेक्स ऑफ वेटनेस क्या होता है, रेनफॉल इन अ ईयर, यानी एक साल में रेनफॉल अपॉन एवरेज एनुअल रेनफॉल इंटू 100। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर पर्टिकुलर ईयर की बात करें तो इंडिया ने 90 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव करी, बल्कि इंडिया की जो एवरेज एनुअल रेनफॉल की वैल्यू होती है वो होती है 120 सेंटीमीटर। क्लियर है, यानी कि एवरेज एनुअल रेनफॉल तो इंडिया का 120 सेंटीमीटर था, लेकिन उस साल सिर्फ 90 सेंटीमीटर ही बारिश हुई। तो इंडेक्स ऑफ वेटनेस क्या हो जाएगा, 90 अपॉन 120 इंटू 100, यानी 75% जो है इंडेक्स ऑफ वेटनेस है। तो कितने परसेंट कमी आई उस साल बारिश में, यानी 120 होनी चाहिए थी लेकिन हुई है 90 सिर्फ। तो आप देख रहे हो 25% की कमी आ गई, सिर्फ 75% ही रेनफॉल हुई उस साल। तो दिस इंडेक्स ऑफ वेटनेस ऑफ 75% इंडिकेट करता है कि उस साल रेनफॉल में कितनी डिफिशियंसी हुई, 25% की कमी आ गई। क्लियर है, तो कुछ इसको डिनोट कर देते हैं। अगर डिफिशियंसी जो है 30 से 45% की है तो रेनफॉल क्या कहलाएगी, लार्ज डिफिशियंसी उस समय कहलाएगी। वही अगर 45 से 60% डिफिशियंसी हुई रेनफॉल में तो उसको सीरियस डिफिशियंसी कहेंगे, और अगर आपकी 60% से ज़्यादा डिफिशियंसी है तो उस समय उसको कहेंगे डिज़ास्ट्रस डिफिशियंसी। क्लियर है, तो इंडेक्स ऑफ वेटनेस जो अगर 100% है, मतलब जितनी रेनफॉल एवरेज आ रही है उतनी ही उस साल बारिश हो गई, तो उसको कहेंगे नॉर्मल ईयर। क्लियर है, अगर इंडेक्स ऑफ वेटनेस ग्रेटर देन 100% है
तो उस साल को कहेंगे गुड ईयर, क्योंकि उस साल एवरेज एनुअल रेनफॉल से भी ज़्यादा बारिश हुई है। इफ़ इंडेक्स ऑफ वेटनेस लेस देन 100% है, इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर ईयर में एवरेज एनुअल रेनफॉल से कम बारिश हुई है, इसीलिए उस साल को आप क्या बोलेंगे, बैड ईयर। नोट देख लीजिए कि जो फ्लड या ड्रॉट होता है, इसका जो अकरेंस है, इसका जो फॉर्मेशन होता है, उसको आप कैन नॉट बी डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द इंडेक्स ऑफ वेटनेस। इसको आप इंडेक्स ऑफ वेटनेस के साथ डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज़ रीजन स्पेसिफिक फिनोमिना। क्योंकि जो फ्लड या ड्रॉट है ये रीजन स्पेसिफिक फिनोमिना है, जबकि इंडेक्स ऑफ वेटनेस जो कैलकुलेट करते हैं वो एक कंट्री पे यानी पूरे सरफेस पे करते हैं, बल्कि फ्लड आप किसी पर्टिकुलर रीजन में देख लिया कि ओवरऑल पूरा एरिया ये था, एक कंट्री जिसमें से इस रीजन में जो है फ्लड आ गया या इस रीजन में ड्रॉट आ गया। तो अगर आप इस रीजन में फ्लड आया है तो आप ये नहीं कह सकते कि इंडेक्स ऑफ वेटनेस की वैल्यू ग्रेटर देन 100% है, क्योंकि इंडेक्स ऑफ वेटनेस पूरी कंट्री पे मेज़र करते हैं, बल्कि फ्लड और ड्रॉट जो है वो एक पर्टिकुलर रीजन पे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है ड्रॉट। ड्रॉट मतलब होता है सूखा होना और फ्लड मतलब बाढ़ आ जाना। क्लियर है? तो ड्रॉट मतलब क्या होगा, सूखा पड़ जाना। इसका मतलब है कि जो रेनफॉल है या मॉइस्चर है उसमें कमी आ गई है। ये एक क्लाइमेटिक सिचुएशन है जो कि करेक्टराइज करती है लेस अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर को, यानी कि मॉइस्चर की कमी हो गई है, इसीलिए उसको आप क्या बोल रहे हो, ड्रॉट मीन्स सूखा। तो ड्रॉट को क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट टाइप से। पहला कहलाता है मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है कि वो ड्रॉट कहलाता है जो सिग्निफाइज करता है यानी डिस्क्राइब करता है प्रेसिपिटेशन में कमी को, कि जो बारिश हुई है, प्रेसिपिटेशन हुआ है, उसमें कितनी कमी आई। तो आप देख लीजिए, अगर प्रेसिपिटेशन में 25% की कमी आई, यानी कि लेस देन 25%, 25% से कम वैल्यू है अगर डिक्रीज इन प्रेसिपिटेशन की, तो उस टाइप के ड्रॉट को कहेंगे सिंपली ड्रॉट। लेकिन अगर 25 से 50% प्रेसिपिटेशन में कमी आई तो इस टाइप का ड्रॉट कहलाएगा मॉडरेट ड्रॉट। लेकिन अगर 50% से ज़्यादा कमी है तो इस टाइप के ड्रॉट को कहेंगे सीवियर ड्रॉट। नेक्स्ट टर्म आता है अ पर्टिकुलर ईयर इज़ कॉल्ड ड्रॉट ईयर, यानी कि उस पर्टिकुलर ईयर को आप ड्रॉट ईयर कहेंगे इफ एरिया अफेक्टेड बाई ड्रॉट इज़ मोर देन 20% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। मतलब पूरी कंट्री के टोटल एरिया का अगर 20% से ज़्यादा जो है ड्रॉट से अफेक्टेड है तो उस साल को आप कहोगे ड्रॉट ईयर, यानी उस साल 20% से ज़्यादा एरिया पूरे देश का ड्रॉट से अफेक्टेड था, इसीलिए आप उस साल को ड्रॉट ईयर डिनोट कर देंगे। इसको प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर भी देखते हैं कि अगर किसी एरिया में प्रोबेबिलिटी 0.2 से 0.4 है तो उस एरिया को कहेंगे ड्रॉट प्रोन एरिया, यानी ड्रॉट होने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी 0.2 से 0.4 मिल रही है तो उसको आप ड्रॉट प्रोन एरिया कहेंगे। अगर प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0.4 है, यानी 0.4 से भी ज़्यादा है, तो उस एरिया को आप कहेंगे क्रोनिकली ड्रॉट एरिया। क्लियरली, क्रोनिकली ड्रॉट प्रोन एरिया। तो अबाउट 33% ऑफ इंडियाज़ एरिया कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ड्रॉट प्रोन एरिया, यानी कि इंडिया के 33% एरिया में जो है ड्रॉट प्रोन एरिया है, उस जो 33% एरिया है वो ड्रॉट प्रोन एरिया की कैटेगरी में आता है। क्लियर है? इसका मतलब है कि वहाँ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.2 से 0.4 है। सेकेंड टाइप ऑफ ड्रॉट डिफाइन किया गया है, दैट इज़ हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। हाइड्रोलॉजिकल का मतलब है कि कोई भी रिवर या लेक में जो वाटर की कमी है उस टाइप के ड्रॉट को कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। ये वो टाइप का ड्रॉट है जो कि करेक्टराइज करते हैं बिलो एवरेज वैल्यू ऑफ स्ट्रीम फ्लो, वाटर कंटेंट इन लेक्स, रिजर्वायर या अंडरग्राउंड वाटर। मतलब क्या है कि जो भी स्ट्रीम फ्लो, रिवर हो गई या लेक्स वगैरह में जो एवरेज वैल्यू होनी चाहिए अगर उससे भी कम है वाटर तो आप उसको ड्रॉट कह देंगे और उस टाइप का ड्रॉट कहलाएगा हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। क्लियर है? थर्ड टाइप ऑफ ड्रॉट आता है एग्रीकल्चरल ड्रॉट। तो इसका मतलब है कि जब एग्रीकल्चर में यानी कि प्लांट के ग्रोथ में अगर कोई कमी मिल रही है, मॉइस्चर में कोई डिफिशियंसी मिल रही है, तो उस टाइप का ड्रॉट जो है वो एग्रीकल्चरल ड्रॉट कहलाता है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं एक फैक्टर के थ्रू जिसको कहते हैं एरिडिटी इंडेक्स। तो एरिडिटी इंडेक्स होता क्या है, PET माइनस AET डिवाइडेड बाई PET इंटू 100।
तो ये आपका एरिडिटी इंडेक्स कहलाता है, जहाँ पीईटी मतलब है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, मतलब कितना वाटर जो है वो प्लांट को रियल में रिक्वायर्ड है। क्लियर है? यानी टोटल वाटर कंज्यूम्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ पीरियड इफ सफिशिएंट मॉइस्चर अवेलेबल, यानी प्रॉपर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो ओवरऑल फुल ग्रोथ के लिए कितना वाटर चाहिए, तो ओवरऑल वो कहलाता है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, वो मैक्सिमम वाटर जो प्लांट को रिक्वायर्ड है, इसको कंजम्पटिव यूज भी कहते हैं। एईटी क्या होता है? एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन, मतलब कितना आप प्रोवाइड कर रहे हो, रियल में कितना रिक्वायर्ड है, पीईटी के बराबर, यानी वो मैक्सिमम वाटर रिक्वायर्ड है, लेकिन आप दे कितना रहे हैं, एईटी के इक्वल, यानी एक्चुअली आप इतना दे रहे हैं। तो एंड इट इज़ द एक्चुअल वाटर कंज्यूम्ड बाय प्लांट एज पर द प्रीवेलिंग कंडीशन, यानी उस प्रेजेंट कंडीशन में जितना वाटर कंज्यूम कर रहा है प्लांट वो कहलाता है एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। क्लियर है? तो अगर मैं ये कहूँ कि एईटी यानी एक्चुअली आप कुछ भी वाटर नहीं दे रहे, एईटी की वैल्यू क्या है, 0, इस समय कोई भी वाटर प्लांट को नहीं दे रहे, तो एरिडिटी इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पीईटी अपॉन पीईटी, यानी कि 100%। इसका मतलब है कि ओवरऑल 100% ड्राइनेस है, कुछ भी वाटर नहीं दिया गया, पूरी तरीके से सूखा है। अगर वही मैं ये कहूँ कि एक्चुअल जो वाटर दे रहे हैं वो पीईटी के बराबर दे रहे हैं, यानी जितना देना चाहिए उतना ही आप एक्चुअली दे रहे हो, तो ओवरऑल यहाँ पे जब पुट करेंगे तो एरिडिटी इंडेक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0%। इसका मतलब है कि 0% ड्राइनेस रहेगी, मतलब पूरी तरीके से जो है सैचुरेटेड है, पूरा वाटर जो है प्लांट की ग्रोथ के लिए मिल रहा है। तो एरिडिटी इंडेक्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग कुछ रीज़न डिफाइन किए गए हैं कि अगर इसकी वैल्यू 0 to 25% है, एरिड मतलब होता है सूखा, क्लियर है, तो अगर सिर्फ ओवरऑल 0 to 25% इसकी वैल्यू है तो ये रीज़न कहलाएगा माइल्ड एरिड रीजन। अगर 25 से 50% है तो इस टाइप के रीजन को कहते हैं मॉडरेट एरिड रीजन, और अगर ग्रेटर देन 50% होता है एरिडिटी इंडेक्स तो ये कहलाता है